मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर सेंट स्टीफेंस कॉलेज संस्कृत डिपार्टमेंट, एक बार फिर से आप लोगों के सामने इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं, जिसको कि संस्कृत लिंग्विस्टिक्स के संदर्भ में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। मित्रों, जहां तक वर्गीकरण का प्रश्न है, ये एक लंबी श्रृंखला चलती चली आ रही है और हम लोगों ने संस्कृत भाषा विज्ञान में जाकर के भाषा विज्ञान के बीज को ढूंढने का प्रयास किया और तदनुसार ऋग्वेद के कतिपय उदाहरणों से यह समझने का प्रयास किया कि नहीं, जो भाषा वैज्ञानिक का चिंतन है वह मूलतः संस्कृत के अंतर्गत है। लेकिन इसके साथ एक जो प्रमुख प्रश्न उत्पन्न होता है वह यह है कि हमने अपने भाषा के विज्ञान को पढ़ा, हमने वैश्विक भाषा विज्ञान की ओर इशारा कम किया, चिंतन कम किया, और यही कारण है कि हमें क्षेत्रीय तुलनात्मक भाषा विज्ञान देखा जाता है, प्रादेशिक तुलनात्मक भाषा विज्ञान देखा जाता है। पूरे अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वहां पर भारतीय संदर्भ में 2 भाषाओं, 3 भाषाओं, 4 भाषाओं के मध्य हम कंपैरेटिव स्टडी करते रहे हैं। लेकिन सही अर्थों में विश्व की भाषाओं के साथ जो तुलना की बात निकली, उसमें वेस्टर्न जो है, जो पाश्चात्य विद्वान हैं, उनका जो योगदान है उनको भुलाया नहीं जा सकता। और पुनः मतलब एक तरह से यह नाम अब हम लोगों की जिह्वा पर आ चुका है कि विलियम जोन्स, जिसने कि 1786 में आगे अपने इस विचार को बढ़ाया था, और तदनुसार एक भाषा के वर्गीकरण की एक श्रृंखला चल पड़ी। हर विद्वान जिनकी भी रुचि भाषा विज्ञान में थे, वे प्रायशः 2 भाषाओं के मध्य तुलना करके भाषा की विशेषता, भाषा की प्रकृति, भाषा की प्रवृत्ति को हमारे सामने प्रकट करने में लगे रहे। इसी संदर्भ में अब हम लोग जो भारूपीय भाषा के संदर्भ में जो भारूपीय शाखाएं हैं, भारूपीय वर्ग हैं, भारूपीय भाषाएं हैं, उनको हमने जानने का प्रयास किया है, प्रारंभ किया है, उनको जानने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, इससे पहले जहां तक हमने विलियम जोन्स की चर्चा की, तो उसके बाद एक लंबी श्रृंखला है जिसमें वेस्टर्न स्कॉलर्स के नाम आपके सामने हैं। इसकी चर्चा पहले भी हम लोग कर चुके हैं। ये सारे वो रिनोन्ड भाषा वैज्ञानिक है जिन्होंने आज इस स्तर पर इस विज्ञान को हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है कि ये प्रायः न केवल विश्वविद्यालयों में बल्कि वैश्विक स्तर पर अगर आप चाहें तो भाषा विज्ञान की पूछ या भाषा विज्ञान के ऊपर काम को लोग काफी रुचि लेकर के कर रहे हैं। और ये विद्वान हैं कोलब्रुक, फोस्टर, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, फ्रेडरिक श्लेगल, रास्क, श्लाइखर, बेनफे, बुगमन, फोर्तुनातोफ, अथवा मेये, वाकरनागल, जूल्स ब्लाख एंड स्टर्टेवेंट। ये केवल इतने नामों की सूची नहीं है, इन नामों की सूची बढ़ती चली जाती है और तब जाकर के हम आजकल हमेशा आज जो एक मॉडर्न जो लिंग्विस्ट हैं उनका नाम जानते हैं, वो आपको चॉम्स्की, जिसकी काफी चर्चा हो रही है, जिनके विषयों को लेकर के काफी चर्चा हो रही है। इसी कड़ी में हम उनके भी योगदान, उनके भी विषय, उनके भी चिंतन को चर्चा करेंगे, लेकिन आगे के आने वाली श्रृंखलाओं में। आज तो हम लोग कंसंट्रेट करें भारोपीय भाषा के ऊपर। मित्रों, हम लोगों ने एक और यह सिद्धांत जो है इसको निष्कर्ष रूप में जानने का प्रयास किया कि आदि काल में कोई ना कोई एक मूल भाषा रही होगी और वही भाषा विकेंद्रित होकर के अलग अलग जगह वह भाषा गई और अपना रूप लेती चली गई, और उसी में संस्कृत है, ग्रीक है और लैटिन है, जो 3 प्रमुख भाषाएं निकली। और उनके बाद तो भाषाओं की भाषा, उसकी उपभाषा, उपभाषाओं की उपभाषा, बोली आदि तक हम लोग निष्कर्ष में अपने विवेचन में लाते रहे हैं। लेकिन एक प्रश्न यह है कि मूल भाषा कहां पर थी, और इसके लिए भी हमने यह जानने का प्रयास किया। और मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं ये भारतीय उपमहाद्वीप की ओर ही यह संकेत प्राप्त होता है कि मूल भाषा रही होगी। मैंने यह भी खंडन करने का प्रयास किया कि जिसे मध्य एशिया कहते हैं, उस मध्य एशिया से हम इसे शिफ्ट करके देखने की कोशिश करें कि कदाचित यह भारतीय उपमहाद्वीप होगा, भारतवर्ष नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप, जो एक बृहत्तर भारत की परिकल्पना थी, उसके संदर्भ में हम मूल भाषा को ढूंढने का प्रयास करें, उनके अन्वेषण का प्रयास करें। भाषा वैज्ञानिकों की एक दृष्टि यह रही है कि लगभग 3000 ईस्वी पूर्व, जिसे कि हम लोग कांस्य युग कहते हैं, ब्रॉन्ज एरा कहते हैं, इस काल में यह मूल भाषा रही होगी।
और मूल रूप से ये जो भाषा है इसका प्रचार प्रसार पूर्व और पश्चिम की ओर इस भाषा की थी। लेकिन यहां पर किसी भी एक काल के ऊपर पहुंच करके निर्णय लेना कि 3000 बीसी यानी आज से 5000 वर्ष पहले यदि हम मूल भाषा की परिकल्पना करें तो उसमें दोष उत्पन्न होता है, असंभव दोष उत्पन्न होगा। अव्याप्ति और अतिव्याप्ति नहीं बल्कि सर्वथा असंभव दोष यह होगा। क्यों? क्योंकि 3000 बीसी में हम लोग ऐसा मानते हैं कि ऋग्वेद का उदय हो चुका था। भले ही हम मैक्स मूलर आदि के सिद्धांतों के आधार पर कुछ तथाकथित जो ऐतिहासिक चिंतक हैं वो ऋग्वेद को 1500 बीसी लाने का प्रयास करते हैं, ये लेकिन दुखद है क्योंकि भारतीय इतिहास पुनर्लेखन की याचना करती है। तो ऐसी दृष्टि में हम अगर वेद के काल को 3000 मानते हैं या हम सिंधु घाटी सभ्यता के काल को अगर 3000 बीसी मानते हैं तो निस्संदेह हमें इस मूल भाषा को और पीछे ले जाना पड़ेगा, और वो ब्रॉन्ज युग ही नहीं उससे भी आगे हमें ले जाना पड़ेगा। इसीलिए भाषा वैज्ञानिकों के लिए यह पुनः चिंतन की आवश्यकता है कि 3000 बीसी टाइम रखें या ना रखें। इसके पीछे और ने एक आध आप लें। स्वयं जो विंटरनित्स हैं जब वो ऋग्वेद के काल का निर्धारण करते हैं तो वो 2500 बीसी तो रखते ही हैं, लेकिन उसके बाद कहते हैं कि इसके पीछे भी ले जाया जा सकता है। यानी पाश्चात्य विद्वानों का यह मत है, यह मत हमारा नहीं है, यह मत हम भारतीयों का नहीं है। पाश्चात्य विद्वान भी ये कहते हैं कि 2500 बीसी जो है ऋग्वेद की रचना हो चुकी होगी। और उसके साथ ही यदि 2500 बीसी हम लोग ऋग्वेद की रचना को मानते हैं तो उनसे कतिपय वर्ष पूर्व हमें सिंधु घाटी सभ्यता को आवश्यक रूप में रखना होगा। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की भी लिपियां हमें प्राप्त होती है, और लिपि का विकास मनुष्य जन्म के साथ ग्रहण नहीं करता। यह एक एंथ्रोपोलॉजिकल डेवलपमेंट है, यह मानवीय सभ्यता का ये एक विस्तार है जहां पर कि भाषा आदि शब्द का प्रसार हुआ होगा। तो इसलिए मैं यहां पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करता हूं, मैं प्रश्न उत्पन्न करता हूं, मैं अपनी शंका और संदेह उत्पन्न करता हूं कि 3000 बीसी जो भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा स्वीकृत है उसे नहीं मान करके हमें इसे और पीछे ले जाना चाहिए। अस्तु, लेकिन जैसे कि हम लोग चर्चा लेते हैं कि उससे पूर्व हम एक दो और विषयों की ओर देखने की कोशिश करें, और वो विषय यह है कि अगर हम भारोपीय भाषा का विश्लेषण करने का प्रयास करें, उस भाषा की अगर उसको सूचीबद्ध करने का प्रयास करें तो भी कुछ एक नई बातें हमारे समझ में आती है। हम सबसे पहले एक अनूठा प्रयास देखते हैं। मित्रों, कई सारी चीजें जो है वो हमारे जो प्राचीन की जो वस्तुएं उत्पन्न हुई या जो आविष्कार हुआ है वो कहीं ना कहीं संयोग से हुआ है। चाहे वो अग्नि का आविष्कार रहा हो, चाहे वो पहिए का आविष्कार रहा हो, चाहे चुंबक का आविष्कार रहा हो, चाहे चाय या कॉफी का आविष्कार रहा हो, ये सारे के सारे संयोग से उत्पन्न होने वाले हैं। उसी प्रकार भाषा की भी जो उत्पत्ति है उनको हमें कहीं ना कहीं संयोग के माध्यम से ही रखना चाहिए, ना कि 5-7 लोग मिल बैठ करके किसी एक ऐसी भाषा का उन्होंने आविष्कार किया होगा। और जब भाषा की बोलचाल चली तो आगे हम देखते हैं कि लगभग 1870 में एस्कॉली नाम के एक विद्वान होते हैं, एक भाषा वैज्ञानिक होते हैं। 1870 बहुत अधिक दिनों की बात नहीं है, लगभग 150 वर्ष हम पहले की बात कर रहे हैं। और उस एस्कॉली को भी एक संयोग से उन्होंने क्या देखा कि हम कुछ शब्द जो बोलते हैं वह शब्द अपनी मूल प्रकृति को तो कैरी कर रहा होता है, अपने मूल स्वभाव को कैरी कर रहा होता है, लेकिन अलग अलग प्रदेश में जाकर के परिवर्तन के संदर्भ में एक साम्य प्राप्त होता है। अर्थात भाषा जो परिवर्तित हो रही है उस भाषा के परिवर्तन में एक समानता दिखाई पड़ रही है। और उन्होंने एतदर्थ कुछ शब्दों पे कंसंट्रेट किया। उन्हीं में से एक शब्द है 100, यानी जिसको 100 कहते हैं, संस्कृत में जिसे हम शतम कहते हैं, और 100 रुपए आदि। तो 100 संख्या के लिए जो प्रयोग में आने वाला शब्द था उसमें उन्होंने देखा कि ऊष्म और कंठ्य इन वर्णों का कहीं ना कहीं परिवर्तन आ रहा है। यानी स और श जैसे शतम है तो श यहां पर ऊष्म है। इसी श को अगर भारतीय परिधि मात्र में देखें हम तो जो उत्तर भारत आप चले जाएं कुछ प्रदेश में उसी श को हम स बोलते हैं। तो यह प्रवृत्ति एक प्रकृति है, अर्थात संस्कृत में जो शतम है वही किसी अन्य प्रदेश में बोलने वाले लोग उसको ठीक है अज्ञान अवश्य ही सही, लेकिन भाषिक परिवर्तन के कारण सतम तो बोलते हैं, सतम।
तो ये ऊष्म में परिवर्तन दिख रहा है। इसी तरह ये जो चीजें हैं कंठ्य में परिवर्तित होता चला जा रहा है। तो इस दृष्टि से एस्कॉली ने ऐसे कुछ शब्दों को लेकर के अपना एक अनुमान किया और उस अनुमान के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष दिया कि ये जो कंठ्य है या कंठ्य तालव्य है, इनमें परिवर्तन होने का अनुमान उन्होंने किया। फिर भी और उन्होंने कुछ यह देखा कि कुछ शब्द तो ऐसे हैं जो एज इट इज हैं, लेकिन कुछ में यह परिवर्तन जो है वो ऊष्म और संघर्षी यानी स्पर्श हम जिसे कहते हैं उन वर्णों में परिवर्तन हो रहा है। देखिए, विशुद्ध जो हमारी जो ध्वनियां हैं, हम आप सभी जानते हैं कि हमारी ध्वनियां जो है, हम उन ध्वनियों को लिपिबद्ध करके हम उनको कूटबद्ध करके हम लिपि बनाते हैं, लेकिन इन्होंने सविशेष हमारी ध्वनियों में होने वाले जो परिवर्तन है उनके ऊपर विचार किया। और तदनुसार आप देखेंगे कि एक पूरा का पूरा एक परंपरा चली। उसके बाद वॉन ब्रैडली हुए, ये भी एक बड़े अच्छे भाषा वैज्ञानिक है और इन्होंने एक तरह से कहेंगे कि एक मान्य चिंतन हमारे सामने प्रस्तुत किया और एक क्रांतिकारी चिंतन हमारे सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने एक कल्पना की क्योमतोम के रूप में मूल भारूपीय की कल्पना। ठीक है, आपके सामने आप देखेंगे कि वो शब्द है क्योमतोम, कीमतोम, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो सकते हैं, लेकिन मूल विषय है कि इन्होंने एक भारूपीय भाषा की कल्पना की जिसका कि मूल यहां पर क्योमतोम हम देखते हैं। और तदनुसार उन्होंने क्या पाया कि अवेस्ता में जो जिस शतम की हम चर्चा कर रहे थे, अवेस्ता में जो कि ईरान की आप जानते हैं भाषा है और वहां का एक धर्म ग्रंथ है भी है जंदवेस्ता, अवेस्ता में उन्होंने पाया शतम के लिए सतम। जरा ध्यान से देखेंगे, सतम। और लैटिन में इसी को इन्होंने पाया केंतुत या केंतुम। ठीक है, केंतुत जिसका कि आधुनिक रूप हम लोग केंतुम कहते हैं। अब इस पे जरा केंतुत और शतम, इन्होंने ये एक देखा कि लैटिन और अवेस्ता में, जैसा कि मैंने अभी पूर्व में कहा था कि मूल रूप जो है वो विद्यमान है, लेकिन केवल भाषिक परिवर्तन दिख रहा है। मूल रूप किस रूप में विद्यमान है? देखिए, शतम केंतुम, CENTUM, उसका उच्चारण यहां पर केंतुम हो रहा है। कई कई लोग सेंटुम भी कह लेते हैं, हमें उसमें नहीं देखना है। हमें देखिए कि सी सेंटम, हम ऐसे शतम सेंटम सतम, बस कंसंट्रेट ये कीजिए परिवर्तन कैसे हुआ है, क्या हुआ है, ये तो आगे प्रक्रिया चलेगी। इसी सतम केंतुम में उन्होंने क्या देखा कि जो क्य है वो क में, या यही जो है वो श, स और ज में बदल रहा है। लेकिन यह परिवर्तन किसी एक भाषा के अंतर्गत नहीं है। अन्य अन्य जो संबद्ध भाषा है, उन्होंने उन भाषाओं की एक लिस्टिंग की, कोलेट किया, उनको मिलाया, उनको समानता, विषमता, असमानता, इनको इन्होंने रीड किया और तब जाकर के ये निष्कर्ष निकला। और आज मित्रों, भाषा विज्ञान में जो सबसे अधिक प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो आपके लिए ये शतम और केंतुम का होता है। और ये केवल विश्वविद्यालयीय परीक्षा में ही नहीं, बल्कि ये अन्यत्र सारी परीक्षाओं में भी, यूपीएससी तक की भी परीक्षा में अगर आप देखें तो कुछ वर्ष पूर्व शतम और केंतुम भाषा के बारे में पूछा गया। तो ये जो सतम और केंतुम है, तो सतम किनका बना? सतम बना अवेस्ता का और केंतुम बना लैटिन का। अब यहीं से इन्होंने दो वर्ग का निर्माण किया। इसके साथ ही एक चीज और हम बता दें कि हमें जब हम भारोपीय भाषा का वर्गीकरण करते हैं तो इनका भी दो प्रकार से वर्गीकरण होता है। एक तो वर्गीकरण जो है ये सतम केंतुम के अंतर्गत एक भाषिक वर्गीकरण है, एक शाखीय वर्गीकरण है, एक वर्ग के अंतर्गत वर्गीकरण है और एक ब्रांच के अंतर्गत वर्गीकरण है। तो अभी जिस वर्गीकरण को हम लोग पढ़ रहे हैं वो सतम केंतुम जो है, ये इसको आप कहेंगे कि ये भाषिक वर्गीकरण है या वर्गीय वर्गीकरण है। अब देखिए यहां पर क्या आ रहा है, हमने लिस्ट दिया आपके सामने और कंसंट्रेट करें इस लिस्ट को। सतम और केंतुम ये दो क्लासिफाइड है, दो वर्ग बने हुए हैं, दो कॉलम बने हुए हैं और उन कॉलम में किस भाषा में उसी शतम के लिए क्या शब्द पाया जाता है। अब ऊपर में अगर हमने सबटाइटलिंग, हमने नहीं, जो भाषा वैज्ञानिकों ने सबटाइटलिंग दी सतम और केंतुम, दैट डजंट मीन कि भाई अवेस्ता के आधार पर समझाया जा रहा है, नहीं। अब हम सतम और केंतुम को प्रॉपर नाउन समझ लें कि यह एक वर्ग है जिस वर्ग का नाम पड़ गया सतम और यह रूढ़ हो गया है।
और केंतुम जो है यह भी एक वर्ग विशेष का नाम हो गया, भले ही इसके नेपथ्य में अवेस्ता और लैटिन क्यों ना हो। अब देखिए, अवेस्ता में जिस शतम को मैंने आपके सामने संस्कृत के माध्यम से उदाहरण में प्रस्तुत किया, अवेस्ता में वही शतम देखेंगे सतम हो रहा है, संस्कृत में शतम है, फारसी में यह सद होता है, जो 100 रुपए है फारसी में सद हुआ, रशियन में यही स्तो हो रहा है, स्तो, स और त, समझिए स्तो हो रहा है 100 के लिए, 100 रुपए के लिए। बुल्गारियन में सुतो हो रहा है, यानी रशियन से थोड़ा सा चेंज आया है और सुतो हो रहा है, लेकिन स और त इसके विद्यमानता देखिए। अभी आपने पढ़ा था जो वॉन ब्रैडली ने कहा, जो तीसरा बिंदु यहां पर देखा था, और ब्रैकेट में आप पाएंगे कि श, स और ज में बदलना। तो श का उदाहरण हमारे पास संस्कृत है, स का उदाहरण हमने रशियन देखा, बुल्गारियन देखा, अवेस्तन देखा। अब देखिए ज का उदाहरण आपको लिथुआनियन में मिलेगा, जिम्तस, जिम्तस, स भी है, ज भी है, जो स ज में कन्वर्ट हो रहा है, तस त स लहरा रहा है। हम इसको कह सकते हैं कि व्यत्यय हो रहा है वर्णों का, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जिम्तम इस तरह से शतम बन रहा है, वो कन्वर्जन है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से सोचेंगे तो लग रहा है कि इन सारी भाषाओं के मूल में, केंद्र में वही कोई एक शब्द है जो कि मूल भूमिका निभा रहा है, और क्षेत्रीय आधार पर, प्रादेशिक भिन्नता के आधार पर हम इसमें परिवर्तन देख रहे हैं। लेकिन इस वर्ग को इन्होंने नाम दिया सतम। क्यों नाम दिया सतम? कि शतम का जो स है वो सारी की सारी भाषा में कैरी कर रहा है, मैं ऐसा समझता हूं। अभी इस चीज को केवल ये इस ढंग से देखिए, अभी परिवर्तन कैसे हो रहा है हमें उसे नहीं पकड़ना है। एक जो कॉमन फीचर है, एक जो सामान्य संबंध हम देख रहे हैं कि सबके प्रारंभ में आप पाएंगे कि स लगा हुआ है। यही बाल्टिक में भी आप देखेंगे कि इज्मतस लिखा हुआ है, इज्मतस 100 का हो रहा है, यानी श और ता हो रहा है, वही स जो है या श है वो ज में कन्वर्ट हो रहा है। मित्रों, ये प्रवृत्ति है भाषाओं की। अब इसी को आप देखें दूसरे में भी ये कैसे बदल रहा है, उसको हम कहते हैं केंतुम। ये केंतुम वर्ग में देखिए, जो सतम था उसकी जर्नी वहां केंतुम में पहुंच रही है, और ग्रीक में यह केंतुम होता है, लैटिन की चर्चा हो चुकी है, हेक्टोन भी आता है वहां पर, इटालियन में केंतो आता है। जो लैटिन का हेक्टोन शब्द है जो स ह में कन्वर्ट हो रहा है, यह भी बड़े ही एक सुंदर चिन्ह है। भारत में भी आप देखेंगे कि एक प्रदेश है जहां पर शाम को हम ह उच्चारण करते हैं, और वो ज्ञात है असम। असम कोई असम, आप असम चले जाएं वहां पे अहोम कहते हैं, और शतम शब्द को वहां पे हतम कहते हैं। और शायद मैंने कभी यह व्याख्या में या कभी उदाहरण में कहा भी होगा कि एक हमारे यहां मुहावरा में चलता है कि असम प्रदेश के जो लोग हैं वो किसी को आशीर्वाद शतपुत्रो भव नहीं देते। हालांकि यह आशीर्वाद ही नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन मैं अभी भाषिक केवल यहां पर विश्लेषण कर रहा हूं कि वहां पे शतपुत्रो भव नहीं कहते, क्योंकि उनके मुंह से श की जगह पे ह निकलता है और वो बन जाता है हतपुत्रो भव, अर्थात तुम अपने पुत्र के ही हाथों मारा जाओ। शतपुत्रों का तो अर्थ हुआ क्या कि तुमको 100 बेटे हो, लेकिन वो श को ह कहते हैं तो उनके मुंह से ह निकल गया, तो वो हतपुत्रो भव अर्थात तुम अपने ही बेटे के द्वारा मारा जाओ। अस्तु, ये मुहावरे में, ये लोक व्यवहार में जब किसी विषय को, उच्चारण को समझाना होता है तो ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन मूल विषय इस जगह पे हमारे है। इटालियन में केंतो है, फ्रेंच में केंत, देखिए केंतुम केंत कैरी कर रहा है, कैल्टिक में केत, तोखारियन जो तोखारी लैंग्वेज है उसमें कंत, आयरिश में केत, और गोलिक या गेलिक क्यूद। अगेन क्वेश्चन ये है कि हम इसे क्यों कहें केंतुम? क्यों? क्योंकि सब में देखेंगे कि क जो है वो कंटिन्यू हो रहा है, वो क अपने को कैरी कर रहा है, अर्थात जो कंठ्य परिवर्तन है वो कंठ्य परिवर्तन वहां पर दिख रहा है। यहां पर जो आप देखेंगे ऊष्म है, जो शतम, अब इसको इस वर्ग में भी हम बना सकते हैं। अगर आप वर्ण विश्लेषण के आधार पर वर्गीकरण करें, अगर आप सतम को न प्रयोग करना चाहें, केंतुम को प्रयोग में न लाना चाहें, तो सतम को आप कह सकते हैं ऊष्म संघर्षी, जैसा मैंने पहले ही नाम प्रपोज किया था। अब भूल जाएं, सतम कहने से यदि अवेस्ता का बोध होता है और हमें आपको अवेस्ता का नाम लेने में कोई कष्ट है तो हम उनको कह सकते हैं कि यह ऊष्म संघर्षी है, और केंतुम को कंठीय कह लीजिए, तो अब आसानी से इसकी व्याख्या निकल जाती है। और मित्रों,
हम आप सभी जानते हैं कि अगर विश्व के अगर ग्लोब पे जाकर के अलग अलग प्रदेश के लोगों की ध्वनियों का अध्ययन करें तो कई ऐसे लोग होते हैं जिनमें कभी किसी में बोलने में टंग ज्यादा डोमिनेंट होता है, किसी में कंठ ज्यादा डोमिनेंट होता है, किसी में दांत ज्यादा डोमिनेंट होता है बोलने में। वो क्यों? क्योंकि वो हमारी सारी की सारी जो सिस्टम ऑफ जो बॉडी है उसके डेवलपमेंट पे निर्भर करता है। इस भाषा विज्ञान के अंतर्गत हमें जो मनुष्य के जो फेफड़े से लेकर के ऊपर तक की जो बनावट है उसका भी अध्ययन किया जाता है। और यही कारण है कि आप जब ध्वनि विज्ञान पढ़ेंगे तो ध्वनि विज्ञान में एक चैप्टर आता है जिसे हम ध्वनि यंत्र कहते हैं। बार बार हमने शब्द प्रयोग किया है वोकल कॉर्ड कह के। तो अस्तु, ये जो चीजें हैं ये सतम और केंतुम का विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। अब जो हमने आपके सामने शुरू में चर्चा की थी 100, इसके साथ साथ कुछ और शब्दों के ऊपर में उन्होंने प्रयोग किया। प्रयोग से मतलब है कि उनमें एक सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी को बताने की कोशिश की। मित्रों, संस्कृत में शब्द है दश। मूल ऐसी कल्पना की गई कि मूल भारोपीय शब्द होगा दिकम, यानी 10 के लिए जिसे हम 10 कहते हैं उस 10 के लिए मूल शब्द रहा होगा दिकम। और वही दिकम जो है लैटिन में दिकेम रहा और संस्कृत में आकर के दश बन गया। ठीक है, वही चीज और आगे देखिए कि 7 संख्या को लीजिए जिसको कि हम 7 कहते हैं, SEVEN, है ना, 7। वहां देखिए कि कहते हैं परिकल्पना की गई कि यह जो मूल शब्द है यह सेप्टन रहा होगा। सेप्टन जो लैटिन में सेप्टेन बना और संस्कृत में सप्त बना। देखिए, सप्त, सेप्टेन, सेप्टे, सप्त, सेप्टन, सेप्ट, सप्त। 10 में जो श है वही जो कंठ और ऊष्म वाली जो सतम और केंतुम का जो एक आ रहा है उसका प्रभाव आपको इजीली दिख रहा होगा। क्योंकि लैटिन केंतुम का है तो इसीलिए वहां पर जो श जो कन्वर्ट हो रहा है संस्कृत में या सतम ग्रुप में जो श कन्वर्ट हो रहा है उस श के जगह पर हम क देख रहे हैं। तो ये एक वन ब्रैडली का एक प्रयास था। यही नहीं है, एक प्रोनाउन को भी हम लोग देख लेते हैं और वो प्रोनाउन जो है वो कौन के लिए, हु, WHO, हु, जो हम लोग कहते हैं ना कौन, कि मूल भारोपीय में ये कंठस्थ ध्वनि जो है ये तो केंतुम में सुरक्षित रही, यानी केंतुम वर्ग में जो कंठस्थ ध्वनि है अर्थात कंठ से जो निकलने वाली ध्वनि है क, ख, ग, घ, ये जो कंठ ध्वनि है, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, ये जो ध्वनियां हैं ये तो केंतुम में सुरक्षित रही क्योंकि उनको केंतुम में परिवर्तन की कोई दिशा नहीं थी। लेकिन सतम में आकर के वो परिवर्तित हो जाती है और तदनुसार वो कहते हैं कि जो कह जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, जो ये कौन के लिए संस्कृत में प्रयोग में लाते हैं जिसे इंग्लिश में हु कहते हैं, ये मूल भाषा क्विस रहा होगा। क्विस, वही क्विस सतम में आकर के कह बना और वही क्विस लिथुआनियन में आकर के कस बना। मित्रों, ध्यान देंगे कि यही कह जो है जब हम कश्चित शब्द बनाते हैं तो इस क को हम कस में परिवर्तित करते हैं और यह विसर्ग जो है वो संत होता है। संत यानी स अंत वाला होना होता है, यानी स से अंत होने वाला। जितने भी विद्वस आदि शब्द आप जानते होंगे, मनस, मनः, मनस, तो ये कह जो है ये कस लिथुआनियन में है और केंतुम में, लैटिन में क्विस रहा और जो हित्ती है उसमें भी यह क्विस रहा। मित्रों, इस रोचकता को हम और भी आगे बनाए रखेंगे और वर्णों के अंतर्गत, ध्वनियों के अंतर्गत जो पाए जाने वाले परिवर्तन है, इन परिवर्तन को हम आगे भी लेकर के चलेंगे और इसका विश्लेषण जानेंगे क्या कैसे परिवर्तन होता है और तदनुसार इस भारोपीय भाषा का हम शाखाई वर्गीकरण भी देखेंगे। आप लोगों ने इस लघु लेकिन रोचक विषय को ध्यान से सुना। मैं समझता हूं कि जरूर इस विषय में आपके मन में कई प्रश्न उत्पन्न होंगे, तो आप प्रश्न भेजें। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।